जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक जो लेने जा रहा हूं उसका आपने थंबनेल देख लिया होगा। पाकिस्तान चाइना की नई चाल और इंडिया परेशान। अब पाकिस्तान चाइना की जो नई चाल है जिसमें इंडिया परेशान है उसको अगर हम डिस्कस करने जाएं तो एक मोटे तौर पर देखा जाए तो ये डिस्कशन एक अपने आप में लंबी चौड़ी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन असलियत में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उससे इंडिया को कितनी टेंशन लेनी चाहिए, वो मोटा मोटा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल को, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जल्दी हमारी ये वीडियो आप तक पहुंचे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे ये है कि अगर मतलब आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपीज पर मंथ में एनसीईआरटी का एक बेसिक कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स में शामिल हों और जितना जल्दी हो सके आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें ताकि आप पीछे ना रह जाएं। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी प्लस मैपिंग, ये दोनों टॉपिक्स शुरू होने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान और चाइना। असलियत में भाई अगर आप मैप पर देखते हैं यहां पर तो आपको ये चीज साफ नजर आएगी कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, थोड़ा सा ये मैप की अगर हम देखेंगे तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जो है ये आपस में एक ट्राइंगल है जिसमें इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, भाई इंडिया जो है वो पूरे एशिया में चाइना का एक राइवल की फॉर्म में चाइना इसको देखता है। कारण उसका समझिए, अगर इस मैप को आप खुले तौर पर देख रहे हैं तो रशिया तो एक यूरोप के अंदर इन्वॉल्व देश हो गया, उसका ये जो साइबेरिया पार्ट है ये साइबेरिया किसी फॉर्म में है नहीं। दूसरा एक देश कजाकिस्तान है जो इतना पोटेंशियल रखता नहीं है कि चाइना को काउंटर कर सके। असलियत में अगर इस पूरे एशिया वाले रीजन को देखें तो सारी ताकतवर तरीके से पॉपुलेशन से लेकर, रिसोर्सेज से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर कई मामलों में अगर चाइना को काउंटर कर सकता है और हिस्ट्री में भी अगर किसी ने चाइना को काउंटर किया है तो वो इंडिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे में चाइना अगर अपने आप को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहता है, अगर चाइना अपने आप को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहता है तो पूरे इस इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े रिसोर्सेज, पोटेंशियल, स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्म में या स्टेबल सिस्टम की गवर्नमेंट फॉर्म में अगर कोई भी कंट्री यहां मौजूद है तो वो इंडिया है। साइज के मैटर में भी, इंपॉर्टेंट लोकेशन के मैटर में भी, हर तरीके से चाइना जो है वो इंडिया को, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया चाइना के सामने एक चैलेंज की फॉर्म में खड़ा है और पॉसिबली चाइना जो है इंडिया को इसीलिए एक चैलेंज की फॉर्म में देखता है। अब मामला यहां पर दूसरा यह है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ आज चाइना के लिए थ्रेट नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, ऐतिहासिक तौर पर, तो इंडिया इस इंडियन ओशियन की सबसे बड़ी पावर है जहां से दुनिया का लगभग 60% ट्रेड होता है और जितना भी ऑयल सप्लाई दुनिया के खासकर एशियन कंट्रीज को होती है वो इंडिया के पास से ही होती है और इस रीजन में इंडिया एक डोमिनेंट पावर है। इसमें दुनिया की कोई ताकत इसको डिनाई नहीं करती है। और यही एक रीजन है कि जब यूरोप जो है, यूरोपियन पावर्स यानी ब्रिटेन जब इंडिया को छोड़कर गया, आजाद करके गया, तो उस समय पर भी इंडिया को काउंटर करने और इंडिया जैसी सुपर पावर को सेंट्रल एशिया में जाने से रोकने और अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के से रोकने के लिए पाकिस्तान जैसा एक देश बनाया ताकि ब्रिटेन और अमेरिका को यहां पर अपना एक फुट होल्ड मिले जहां पर वो कदम रख के इस एशियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सके, एशिया में अपनी पॉलिटिक्स बना सके, एशिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रख सके। अब जब वो एशिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रख सकें तो सोचकर देखिए पाकिस्तान बना, और यही कारण है कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा
यूरोपियंस को स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं। अब क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसीलिए इस पोर्शन को हट जाने के बाद भी पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज कुछ खास शोर शराबा नहीं करती और मजबूरी में से ही उन्होंने बांग्लादेश को एक्सेप्टेंस दे दी। अब पाकिस्तान को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सबसे बड़ी बात इंडिया के पीछे छोड़े गए कुत्ते की फॉर्म में प्रेजेंट है। पूरे पाकिस्तान की एक ऑब्जेक्टिव अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देखें तो पूरे पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक मेन ऑब्जेक्टिव यह दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ एक मेन ऑब्जेक्टिव यह दिखाई देता है कि मुझे इंडिया से बदला लेना है, उसे गजवा ए हिंद करना है, उसे कश्मीर आजाद करवाना है और इसी तरीके के हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहा है। देखो सीधी सी बात यह है, इंडिया ने भी काउंटर डिफेंस करने की कोशिश करी, इंडिया भी उसे काउंटर कर रहा है, सब चीजें। सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सिचुएशन 1992 तक जाते जाते इस हद तक थी कि पाकिस्तान बहुत पावरफुल था और इंडिया की हालत ऐसी थी कि इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय दोस्त रशिया जो था, यूएसएसआर, उसका पतन हो गया, उसका डाउनफॉल हो गया, वो लगभग चल बसा और हालत खराब थी और पाकिस्तान बहुत ताकतवर था और अफगानिस्तान से लेकर यूरोपियन पावर्स के ऊपर इसका जो इंफ्लुएंस था वो जबरदस्त लेवल पर था। अब ऐसे हालात में इंडिया एक बहुत ही सर्वाइविंग सिचुएशन में था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बहुत ही सर्वाइवल क्राइसिस वाली सिचुएशन में था। ऐसे में इंडिया का ऑब्वियस सी बात है 1992 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और यहां से इंडिया ने अपने आप को बढ़ना शुरू किया, अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, और दूसरे भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। नतीजा उसका यह हुआ कि 2020 आते आते ये सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी थी। जो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी अब वो दुनिया इंडिया के साथ खड़ी है। जो पावर उस समय पर पाकिस्तान की थी और पावर बैलेंस पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था, आज के दिन वो पावर बैलेंस पूरे तौर पर इंडिया सेंट्रिक है या इंडिया के पक्ष में है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताइए ये जो रिवर्स हो गया क्यों? क्योंकि यहां पर अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज को अब पाकिस्तान की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं और यही रीजन है कि उन्होंने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया कि तू मरता है मर, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक खास किस्मत यह है कि यह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी किसी ना किसी सुपर पावर को हमेशा जरूरत पड़ी ही रहती है। अब वो जरूरत चाइना को पड़ी। एक तो जरूरत यह पड़ी कि काशगर से लेकर अरब सागर तक आने के लिए उसे सी पैक चाहिए, लेकिन दूसरी असलियत में इस कुत्ते की जरूरत इसलिए पड़ी, पाकिस्तान तो कुत्ता, मतलब अगर आप उसमें कश्मीर जोड़ देते तो वो कुत्ते जैसा नजर आएगा, ये मुर्गी जैसा और ये कुत्ते जैसा नजर आएगा। अब ऐसे में अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस की फॉर्म में तो था ही, और दोनों के दोनों एंटी इंडिया स्टांस को लेकर भी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाले स्टांस को लेकर भी पाकिस्तान और चाइना में बन चुकी थी। लेकिन चाइना कहीं पर भी पाकिस्तान को एक मिलिट्री अलायंस की फॉर्म में नहीं देख रहा था, और वो मिलिट्री अलायंस की बात यह है उसके साथ नहीं बना रहा था क्योंकि ना चाहते हुए भी इंडिया लगभग 150 करोड़ की मार्केट है, चाइना से 125 बिलियन का ट्रेड हुआ है जो चाइना के पक्ष में है, पैसा चाइना को मिल रहा है, तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसे देश को नाराज करे पाकिस्तान जैसे देश के नाम पर। अब परिस्थितियां बदली। परिस्थितियां क्या बदली कि वो जो 5 अगस्त 2019 है, इसको अगर आप देखें, इससे पहले पाकिस्तान की हालत इंडिया ने पस्त कर रखी थी। पहले तो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर उसके बाद अगर आप देखें उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगला जो पोर्शन था वो आपने पुलवामा अटैक का बदला लिया, बालाकोट।
और उसके बाद बालाकोट के बाद सीधे सीधे कैप्टन अभिनंदन को छुड़वाया। और अभिनंदन के मामले में तो पाकिस्तान बिल्कुल जिसे कहते हैं कि घुटनों के बल बैठा हुआ नजर आया कि कब कौन सी लड़ाई हो जाए। और पाकिस्तान जो है इस टाइम पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है उसको इंडिया से लड़ना पड़ जाए। ये 3 इंसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को डिसाइड किया। और यहां पर इंडिया जो पाकिस्तान जो था वो डिफीटेड फॉर्म में नजर आया, झुका हुआ नजर आया। एंड इट वाज विजिबल दैट पाकिस्तान वाज ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के बल बैठ चुका है और पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। यही रीजन है 5 अगस्त 2019 को जब यह मामला हुआ, 5 अगस्त 2019 को जब ये कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया गया, अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाता रहा, छाती पीटता रहा, कुछ करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसी टाइम पर एक दावा यह किया गया था, इसे समझिए, एक दावा यह किया गया था कि भाई अधीर रंजन चौधरी एक बेवकूफ सा इंसान है, कांग्रेस का विपक्ष का नेता बना रखा है। उसने जबरदस्ती एक सवाल पूछा कि क्या आप जो अभी मामला बता रहे हैं जिसमें कश्मीर नाम ले रहे हैं, क्या उसमें जम्मू नहीं है? हालांकि हमारे गृह मंत्री ने इस सवाल को दोबारा पूछा कि भाई मैं दोबारा कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा और जो भी था, तो हमारे गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने जवाब दिया कि जब मैं कश्मीर का नाम लूं उसमें जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारे जोड़े जाएं, ये सारे समझे जाएं। यहां आपने खुले तौर पर संसद के अंदर अक्साई चीन का नाम ले लिया। यहां अक्साई चीन का नाम लेने का मतलब है कि चाइना जिस टेरिटरी के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, इंडिया ने इसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया। और पार्लियामेंट के अंदर अगर गृह मंत्री कह रहा है तो इसका मतलब चाइना इस चीज को समझ रहा है। और यहां इंडिया के कब्जे का मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट सिल्क रूट जो है, इंपॉर्टेंट रोड्स जो यहां से गुजर रही हैं, उनके ऊपर इंडिया का दावा हो चुका है। यानी 1962 के बाद जो मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में या साइडलाइन करके रखा हुआ था, अब उस मामले को उघाड़ दिया और दोबारा से उकसा दिया और इंडियन गवर्नमेंट अपना दावा कर चुकी है। अभी तक जो चाइना पाकिस्तान को एक एसेट की तरह या यूं कहें एक कर्जदार की तरह देख रहा था कि वो सिर्फ कर्जा मांगने आ रहा है और कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा मांगने आ रहा है और कुछ नहीं, तो सीधी सी बात यहां पर यह होगी कि इंडिया से कहीं ना कहीं चाइना भी चुप बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इंडिया से गिग्गी बंधी हुई है और उनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि इंडिया इज बिहेविंग लाइक इजराइल, कि इंडिया जो है वो इजराइल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन एकदम से सिचुएशंस बदली और वहां से चाइना और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान को लेकर चाइना का रोल जो है वो चेंज हुआ। और रोल मतलब एक ओपिनियन चेंज हुआ। और जो पाकिस्तान इस समय डूब रहा था और चाइना की इकोनॉमिक कॉलोनी बनने की तरफ बढ़ रहा था, इंडिया को खतरा जान देखते हुए चाइना ने पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करना शुरू किया। क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक का सीधा असर मामला यह था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में, पाकिस्तान के रडार सिस्टम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के इस एज को झेल सके या इस एज को काउंटर कर सके। अब ऐसे में इंडिया ने S-400 भी परचेज कर लिया। यानी अगर S-400 परचेज कर लिया तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं वो भी इंडिया के सामने काम नहीं करेंगी। अब सोच कर देखिए, ऐसी सिचुएशन में इंडिया की सिक्योरिटी मजबूत है, ताकतवर है
और साथ में इंडिया की सिक्योरिटी मजबूत है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडिया के चारों तरफ कुछ ज्यादा सा सोच नहीं पाएगा। ऐसे में चाइना और इंडिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या वर्ल्ड पावर्स के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है और इंडिया उसके अंदर एक पार्टी बनता है, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना के पास खुद लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इस लैंड बॉर्डर पर भले ही चाइना अपने आप को कितना ताकतवर समझे, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से गलवान वैली में पावर दिखाई, उसका सीधा सीधा असर यह था कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के अंदर परेशानी होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इस पूरे एरिया में परेशानी शुरू हो जाएगी या प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है, चाइना को चाहिएगा कि कोई ना कोई ऐसा हो ताकि इस बॉर्डर पर से इंडिया को अपनी फोर्सेस कम करनी पड़े या स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा सोचना पड़े। ऐसे में पाकिस्तान को दोबारा से एम्पावर करना जरूरी था कि पाकिस्तान के पास शक्ति बढ़े और कम से कम वो इतनी शक्ति बढ़ाए कि इंडिया, अगर पाकिस्तान और चाइना, इंडिया और चाइना के बारे में कोई भी कॉन्फ्रंटेशन होता है तो ऐसे में पाकिस्तान किसी भी तरीके से कुछ लायक तो हो। यहां आप देखेंगे वहीं से पाकिस्तान के लिए चाइना की पॉलिसी चेंज होती है। कभी वो इन्हें सबमरीन देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नेवल गन्स और नेवल शिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कभी JF-17 और सबसे बड़ी बात अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की बात की जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान को नेवली एयरफोर्स की फॉर्म में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भले ही JF-17 हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के सामने पाकिस्तानी कमजोर पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो नेवल शिपमेंट्स के मामले में भी और दूसरे मामले जो भी हथियार दे रहे हैं वहां पाकिस्तान इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया का जिस तरीके से, देखो मिसाइल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इंडिया का अगर डिफेंस सिस्टम में S-400 आ गया तो पाकिस्तान की वो जो मिसाइल हैं वो भी इंडिया के खिलाफ काम करना बंद कर देंगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया के खिलाफ मिसाइलों ने काम करना भी बंद कर दिया तो पाकिस्तान तो पंगु बन के बैठ जाएगा। पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं रहेगी और बिल्कुल जिसे कहते हैं किसी काम का नहीं रहेगा। अभी इसी एम्पावरमेंट प्रोसेस के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के प्रोसेस में अब चाइना ने उनको, हालांकि ये एक सिर्फ न्यूज है और न्यूज चैनल्स आजकल इसे कवर कर रहे हैं, कि भाई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी जा सकती है। और ये सारी अजम्पशन है। उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि भाई इंडिया भी चुप तो बैठने वाला नहीं है। और इंडिया चुप क्यों बैठेगा, सीधी सी बात यह है, फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील हो चुकी है, वियतनाम से ब्रह्मोस मिसाइल की बात चल रही है, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात चल रही है। यानी साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना सबसे ज्यादा अपना क्लेम कर रहा है, वहां अगर ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की खड़ी हुई है, हालांकि ये सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है, यानी तेज तो है लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं है। लेकिन अगर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चाइना के पड़ोसियों को दी जा रही है, ताइवान के साथ इंडिया खुलकर आने की शुरुआत कर चुका है, साउथ कोरिया और जापान के साथ तो आपने क्वाड बना लिया है, तो सोचकर देखिए चाइना भी चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने जब ब्रह्मोस मिसाइल दी तो यहीं से अगर दूसरा पार्ट निकला तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक है ये साउंड से लगभग 5 मैक से ज्यादा की स्पीड से अगर चल रहा है तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाएगी। और इसे पकड़ पाना कम से कम S-400 के बस की बात नहीं है। और अगर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल जाती है तो इंडिया, और इसकी रेंज भी जहां तक एक अंदाजा है कि 700 किलोमीटर के आसपास तक है, तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली, बंबई जैसे कई बड़े शहर
पाकिस्तान के अटैक की जद में आ जाएंगे और अगर यही वेरिएंट शिप से या सबमरीन से लॉन्च करने वाला होगा तो शायद इंडिया के लगभग सभी शहर इसकी जद में आ जाएंगे और आने वाले समय में इंडिया का डिफेंस पाकिस्तान के इस मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। नतीजा उसका यह होगा कि इंडिया की टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ चाइना होगा। हालांकि कभी भी समझ लीजिए, जंग अक्सर हौसले से और तजर्बे से जीती जाती है, पेशेंस यानी संयम से जीती जाती है। इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी नुकसान ज्यादा हो सकता है। और अगर वो मिसाइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली हुई या न्यूक्लियर आर्सेनल वाली हुई तो आने वाले समय में वो और ज्यादा समस्या क्रिएट कर सकती है दोस्तों। इसीलिए आप सभी से इसीलिए वीडियो बनाया गया है कि इंडिया को यहां पर चिंता बढ़ती जा रही है। यहां पर इंडिया की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और चिंता बढ़नी लाजमी है। हालांकि इंडिया अपनी इस ब्रह्मोस मिसाइल के सुपरसोनिक को ही हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू स्पेस से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप की है और आगे आने वाले टाइम में वो जो टेक्नोलॉजी है वो अगर फुल्ली डेवलप हो जाए तो ये समझ लीजिएगा इस मामले में फिर रशिया और चाइना से इवन नॉर्थ कोरिया से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पीछे रह गए हैं और आगे आने वाले समय में इस वजह से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आगे इसका आउटकम क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हां, अभी तक की तो इंफॉर्मेशन यही है कि इनके इस स्टेप से इंडिया की नींद जरूर उड़ गई होगी और अब इन्हें अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर और ज्यादा दबाव डालना, और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डीआरडीओ और इसरो जो भी अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा तेजी के साथ ऐसा डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए और जैसा भी आप लगे उसके बारे में बताइए कि हम किस तरीके से इसे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और बाकी हमारे एनसीईआरटी बैच में तो आप जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।